Good morning, students. How are you? I hope you all would be very fine and would be preparing for exam very seriously. आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर को। मॉडल क्वेश्चन पेपर जो झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची के द्वारा रिलीज कर दिया गया है कुछ दिन पहले ही। मैं थोड़ा लेट हूँ इसका आंसर आपको देने में, और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसके ऑलरेडी आंसर्स आपको अवेल कराए गए हैं काउंसिल के द्वारा ही। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को आपको समझने की आवश्यकता है, एंड फॉर दैट वेरी पर्पस आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो मुझे आशा है कि आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और सर्टेनली दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर टू अपीयर इन द अपकमिंग एनुअल एग्जामिनेशन। तो मैं ये भी आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ कि आप और जो सब्जेक्ट्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं उसको भी सॉल्व कर लें, उसको भी आप देख लें। बहुत बेनिफिशियल होता है, आपको एक क्लियर आइडिया मिलता है कि क्वेश्चंस आपको किस तरह के पूछे जाने वाले हैं एग्जाम्स में। तो विदाउट एनी डिले आई वुड लाइक टू जंप टू द क्वेश्चन, एंड यहाँ मैं आपको बताऊंगा जनरल इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शन भी पढ़ना जरूरी होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम में थोड़ा सा टाइम में निकाल करके आप बिना कोई जल्दीबाजी में पढ़े हुए थोड़ा सा पेशेंसली धैर्यपूर्वक आप इंस्ट्रक्शंस को, यानी जो निर्देश दिए होते हैं उनको पढ़ेंगे। और वो निर्देश आपके काम के होते हैं। कई बार क्या होता है कि निर्देश जो दिए होते हैं उनको स्टूडेंट छोड़ देते हैं, और या तो वो बहुत सारे अननेसेसरी क्वेश्चंस का आंसर कर देते हैं, या फिर कुछ नेसेसरी जो आंसर करना होता है वो नहीं कर पाते हैं। ऐसा देखने को मिलता है। तो उससे बचने के लिए, उस मिस्टेक से बचने के लिए आप इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ें। और यहाँ इंस्ट्रक्शन में आपको समझा दूं, कैंडिडेट शुड आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज मच एज पॉसिबल। अपने शब्दों में उत्तर देना है जहां तक संभव हो। बुक वाले आंसर को अगर आपने मेमोराइज किया है तो उसको आपको कम ही यूज करने की कोशिश करना है, अपने से यूज करना है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी प्रश्नों का अनिवार्य है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 52, और क्वेश्चन इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो बता रहा है कि कौन से क्वेश्चन नंबर का क्या मार्क वैल्यू है, कितने अंक का क्वेश्चन है, उस चीज को बताया गया है। तो उसे आप जरूर देखेंगे। और आपका सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पैसेज का, एंड रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चंस। ये पैसेज क्या है? ये पैसेज है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ पंक्चुअलिटी इज दैट इट गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ। वी हैव टू गेट अप इन टाइम, वी हैव टू डू थिंग्स एट द अपॉइंटेड टाइम, ऑल दीज इंटेल सर्टेन अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस। यह जो पैसेज है वो पंक्चुअलिटी के बारे में है। पंक्चुअलिटी क्या होता है? समय की पाबंदी होती है। जब आप समय पे अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार आप अपने कार्य को कर लेते हैं, अपने कार्य का निष्पादन कर लेते हैं, तो दैट इज पंक्चुअलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टाइम पर ही स्कूल आते हैं, आप अपने घर में एक सर्टेन टाइम पर स्टडी के लिए बैठते हैं, सर्टेन टाइम तक स्टडी करते हैं, आपका सुबह जल्दी या जो भी है वो जगने का समय आपका फिक्स है, तो वो और उसी समय पर आप रेगुलर जग जाते हैं, तो दैट इज पंक्चुअलिटी है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू है पंक्चुअलिटी का वो ये है कि यह हमारे जीवन को डिसिप्लिन प्रदान करता है, अनुशासन देता है। वी हैव टू गेट अप इन टाइम, हम लोगों को जल्दी सुबह जगना पड़ता है, और वी हैव टू डू थिंग्स एट द अपॉइंटेड टाइम, और हमें एक निश्चित समय पर ही कार्य को करना पड़ता है। एंड ऑल दिस इंटेल सर्टेन अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, और ये सारी चीज़ें करने के लिए हम लोगों को एक थोड़ी मात्रा में कुर्बानी देनी पड़ती है, बलिदान करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। इट डिस्पेल्स लेजीनेस एंड रिमूव्स आवर टेक इट इजी एटीट्यूड। और जब आप पंक्चुअलिटी में होते हैं तो ये आपकी लेजीनेस को, आपकी आलसपन को डिस्पेल करता है मतलब उसको हटा देता है। एंड रिमूव्स, आपका जो एटीट्यूड है, जो आपकी जो प्रवृत्ति है कि हर एक चीज़ को टेक इट इजी लेते हैं, यानी बहुत सरलता से लेते हैं, अरे होगा ना, देख लेंगे क्या होगा, ऐसी वाली जो प्रवृत्ति होती है उसको भी रिमूव कर देता है। A disciplined person always gets recognition and social acceptance। एक जो डिसिप्लिन लवर होता है, यानी अनुशासन प्रिय व्यक्ति जो होता है, अनुशासन वाला व्यक्ति होता है, उसको समाज में उसकी पहचान होती है, और एक सामाजिक स्वीकार्यता भी होती है। लोग उसे मानते हैं, उसकी बातों को वैल्यू देते हैं, उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। यही है सोशल एक्सेप्टेंस।
और नहीं, अगर आप डिसिप्लिन व्यक्ति नहीं है, आप लेट लतीफ़ चलने वाले व्यक्ति हैं, तो किसी भी असेंबली में या किसी भी मीटिंग्स में आपकी बात को बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा। बोला यार ये आदमी उतने सीरियस नहीं है, गंभीर आदमी नहीं है, इनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है, कब क्या ये बोलेंगे, कब क्या करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज़ वॉन्टेड एंड अप्रिसिएटेड, और वो व्यक्ति जो डिसिप्लिन होता है वो लोगों के द्वारा चाहा जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। अप्रिसिएट मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। देयरफॉर पंक्चुअलिटी कैन मेक अ सोशली एक्सेप्टेबल पीपल, इसलिए कहा जाता है कि पंक्चुअलिटी यानी समय की जो बद्धता है, समयबद्धता है, वो हमें सामाजिक तौर पर स्वीकार्य व्यक्ति बनाता है। द वर्च्यू ऑफ पंक्चुअलिटी इज सेड टू बी द की, और जो पंक्चुअलिटी की अच्छी बात है, वर्च्यू है यानी गुडनेस है, वर्च्यू मीन्स गुडनेस, अच्छाई है, वो है कि टू बी द की टू सक्सेस, यह सफलता की चाबी भी होती है। लैक ऑफ पंक्चुअलिटी अफेक्ट्स अ मैन्स लाइफ इन वेरियस वेज, अगर आपके में पंक्चुअलिटी नहीं है तो आपके जीवन को कई तरह से यह प्रभावित करता है। इफ पीपल ऑफ वेरियस ऑक्यूपेशंस लाइक टीचर्स, स्टूडेंट्स, पॉलिटिशियंस etc बिकम पंक्चुअल, द कंट्री वुड डेवलप इन मल्टीपल वेज। कहा जा रहा है कि अगर कुछ पेशे वाले लोग, कुछ काम वाले लोग, जिसमें टीचर्स का एग्जाम्पल दिया गया है, स्टूडेंट्स का दिया गया है, पॉलिटिशियंस का दिया गया है, अगर ये पंक्चुअल हो जाए तो वो कंट्री कई क्षेत्रों में, मल्टीपल वेज में डेवलप करेगा, कई फील्ड में वो डेवलप कर जाएगा। इट वुड ब्रिंग ग्लोरी एंड अ ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री, और वो अपने उस देश को क्या ले आएगा, उसमें एक उसकी ग्लोरी, प्रतिष्ठा ले आएगा और एक सुनहरा भविष्य उस देश को प्रदान करेगा। लुक एट द ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स, और दुनिया के आप महान नेताओं को अगर देखें, हु हैव अचीव्ड फेम एंड सक्सेस, जिन्होंने प्रसिद्धि पाई है, सफलता पाई है, तो उनके साथ क्या था? तो पंक्चुअलिटी वॉज देयर हॉलमार्क। तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी ब्रांड जो थी उनकी, वो था पंक्चुअलिटी, यानी समय के वो बद्ध थे। तो ये था हमारा पैसेज, और अब भी हमारे पास क्वेश्चंस है जिनका आंसर हमें पैसेज के अनुसार करना है। पैसेज में जो बात कही गई है उसके अनुसार करना है। मैं यहाँ एक चीज़ और कह दूँ कि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं यार इस बात का तो उत्तर ऐसा होना चाहिए, और उसके अनुसार वो आंसर कर देते हैं। नहीं, नेवर, नो नेवर, ऐसा नहीं करना है आपको। आपका मन में क्या उत्तर है दैट डजंट मैटर। आपके माइंड के अनुसार जो आंसर है वो सही हो, इस बात की गारंटी आप नहीं ले सकते। आपको पैसेज में जो बात कही गई है, पैसेज में जो उसका आंसर कहा गया है, उस बात पर फोकस करना है और उसी को आंसर टिक करना है। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज लैक ऑफ पंक्चुअलिटी अफेक्ट्स मैन्स लाइफ। कह रहा है कि पंक्चुअलिटी की कमी आदमी को प्रभावित करता है, एंड ब्लैंक है क्या? वेरियस वेज होगा। अभी हमने तुरंत पढ़ा कि वेरियस वेज कई तरीकों से प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हु गेट्स रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। पूछ रहा है कि किसे पहचान और सामाजिक स्वीकार्यता, सोशल एक्सेप्टेंस किसे मिलती है? तो निश्चित तौर पर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन होगा, अ पर्सन हु इज डिसिप्लिन। एक व्यक्ति जो कि डिसिप्लिन है उसे ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटीज। पंक्चुअलिटी क्या एडवांटेज? एडवांटेज मीन्स लाभ, प्रॉफिट, बेनिफिट क्या है? तो इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन। थर्ड का यही आंसर होगा। थर्ड का ये आंसर होगा कि डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी का एडवांटेज ये है कि हमारे लाइफ को डिसिप्लिन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड। टेक इट इजी एटीट्यूड, इस फ्रेज के लिए वन वर्ड क्या होगा? तो निश्चित तौर पर होगा लेज। लेज मीन्स होता है आलस, आलस होगा, यानी आलस है। पंक्चुअलिटी इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ। पंक्चुअलिटी किस चीज का प्रतीक माना जाता है, समझा जाता है? तो वर्ल्ड लीडर्स का, या ग्रेट सेंट का, या लेजी पीपल का, या नन ऑफ दीज का? तो निश्चित तौर पर वर्ल्ड लीडर्स होगा, जो कि लास्ट लाइन ऑफ द पैसेज में दिया गया है। वर्ल्ड लीडर्स जो वैश्विक लीडर्स होते हैं, नेतृत्व जिनका वैश्विक स्तर का होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत गर्व की बात है कि इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हैं, वो एक वर्ल्ड लीडर की छवि बनाने में सफल हुए हैं। और इसके पीछे क्या अगर आप देखें तो वही सीक्रेट है कि वो पंक्चुअल हैं, वो ज़्यादा लेट लतीफ़ नहीं होते, और सारे कार्य को डिसिप्लिन तरीके से, यानी टाइम के अकॉर्डिंग टू टाइम वो
कर देते हैं। सिनोनिम फॉर गुडनेस इज, गुडनेस का सिनोनिम क्या है ये पूछा जा रहा है, तो वर्च्यू होगा, क्योंकि गुडनेस वर्च्यू मीन्स ही होता है, गुडनेस अच्छाई, सद्गुण, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे सद्गुण। एंटोनिम फॉर सक्सेस इज, और सक्सेस का एंटोनिम मीन्स अपोजिट वर्ड, उल्टा शब्द क्या होगा, तो फेल्योर होगा। 7 का सी नंबर होगा, फेल्योर होगा। व्हाट ब्रिंग ग्लोरी एंड अ ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री, किसी भी देश के लिए ख्याति और एक सुनहरा भविष्य क्या लेकर आता है, तो पंक्चुअलिटी लेकर आता है। जब उस देश के जो सिटीजन्स होते हैं, नागरिक होते हैं, और ऑक्यूपेशंस में लगे हुए, वेरियस ऑक्यूपेशंस में लगे हुए लोग जो होते हैं, वो जब पंक्चुअल हो जाते हैं, अपने टाइम को लेकर पंक्चुअल हो जाते हैं, कार्य को लेकर पंक्चुअल हो जाते हैं, तो वो ग्लोरी ले आता है उस देश में और ब्राइट फ्यूचर भी ले आता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और यहां से आपका ग्रामर सेक्शन शुरू होता है। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आपने इसको मैं एक लाइन में समझा तो नहीं पाऊंगा, क्योंकि आंसर क्या होगा और वो क्यों होगा, इसके लिए आपको पूरे चैप्टर को पढ़ना होगा। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो अभी तक भी चांसेस है कि आप लर्न कर सकते हैं, अगर आप 1-2 दिन की कड़ी मेहनत कर दें इसके पीछे। ऐसे हाउएवर मैं यहाँ बता दूं, ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर, इसका इनडायरेक्ट नरेशन, स्पीच को नरेशन भी बोलते हैं, स्पीच भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पीच तो जानते हैं, लेकिन नरेशन उनको लगता है कि ये क्या कुछ अलग चीज़ है क्या, या वो नरेशन पढ़े होते हैं, कोई टीचर उनको नरेशन पढ़ाए रहते हैं, स्पीच उनको नहीं बताते कि स्पीच और नरेशन एक ही है, तो वैसे कंडीशन में दे गेट कन्फ्यूज्ड। तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे स्पीच बोले चाहे नरेशन बोले, एक ही बात है, सेम चीज़ है। तो यहाँ क्या होगा, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर, इसका होगा ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ऐसे बी नंबर ऑप्शन आ रहा है सही, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे कि बी नंबर ऑप्शन में जो सेंटेंस बिगिन कर रहा है वो कैपिटल लेटर से नहीं शुरू कर रहा है, और ये ग्रामेटिकली मिस्टेक है। ही को यहाँ कैपिटल होना चाहिए था, लेकिन आंसर यही है, क्योंकि बाकी आंसर्स कहीं से मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर, यही सेंटेंस किसी और ऑप्शन में भी लिखा रहता है, और कोई सेंटेंस जो होता है एक ऑप्शन वाला आपका कैपिटल लेटर से शुरू होगा और एक ऑप्शन वाला बिना कैपिटल लेटर से शुरू होगा। तो निश्चित तौर पर जो कैपिटल लेटर से शुरू है वही करेक्ट है, क्योंकि बिना कैपिटल लेटर से शुरू हुआ सेंटेंस अपने आप में ग्रामर का मिस्टेक लिए हुए है। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, जब भी कोई रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट नरेशन में या डायरेक्ट स्पीच जिसको कहते हैं, उसका जो रिपोर्टेड स्पीच मीन्स जो सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया जो सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड नरेशन कहते हैं। वह सेंटेंस अगर यूनिवर्सल ट्रूथ को बता रहा होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स एक ऐसी सच्चाई जिसे कहीं भी फॉल्सिफाइड नहीं किया जा सकता, यानी झूठा साबित नहीं किया जा सकता, उसको फॉल्स प्रूव नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ वाले सेंटेंस को देखने, द सन राइजेस इन द ईस्ट लिखा है, तो सूर्य पूरब में उगता है। दिस इज अ ट्रूथ, सबके लिए ट्रूथ है, सब जगह के लिए ट्रूथ है। तो ऐसे सेंटेंसेस का जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे होते हैं तो कहीं कोई चेंजिंग नहीं होता है, केवल रिपोर्टिंग क्लॉज में चेंज होता है। तो होगा द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा आपका सी। 11 नंबर क्वेश्चन, आई फुटबॉल फॉर 5 years, ये टेंस का क्वेश्चन है। ग्रामर सेक्शन में टेंस, टाइम एंड टेंस चैप्टर जो आपका है उससे ये क्वेश्चन है। आई फुटबॉल फॉर 5 years, जब भी 5 years यानी एक लॉन्ग ड्यूरेशन की बात होती है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होता है। आइदर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब हमें यहाँ ऑप्शन देखना है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑप्शन नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑप्शन है। आई हैव बीन प्लेइंग होगा, क्योंकि आई के साथ हैव होता है, और चूंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन लगता है और उसके बाद वर्ब का
फोर्थ फॉर्म लगता है, ING फॉर्म लगता है। आई हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 years, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका मॉडल वर्ब से है, मे गॉड फुलफिल योर विशेस। जब भी हम कोई कामना करते हैं तो वो हमारा सेंटेंस मे से शुरू होता है, तो मे हो जाएगा क्योंकि हम कामना कर रहे हैं कि ईश्वर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, यू लेंड मी योर बुक। हम किसी से किताब उधार मांग रहे हैं, लेंड कर रहे हैं, तो क्या यूज़ करेंगे हम इस तरह की सेंटेंसेस के लिए जिसमें हमें कोई आग्रह करना होता है, मे का यूज़ करते हैं, लेकिन मे से ज़्यादा बेहतर होगा कुड। मे से ज़्यादा बेहतर क्या होगा? कुड होगा, क्योंकि कुड जो है वो बिल्कुल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। आप रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं, आग्रह तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपका विनम्रता भरा हुआ आग्रह है, ज़्यादा सॉफ्ट आपका लहजा है, आपका जो कहने का तरीका है वो सॉफ्ट है, तो कुड का यूज़ करेंगे हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, मनीष इज ड्राइविंग अ कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पूछ रहा है, ये भी टेंस का है, पूछ रहा है मनीष इज ड्राइविंग अ कार, यह एक सेंटेंस है और यह कौन से टेंस का एग्जाम्पल है ये पूछ रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब का ING फॉर्म जिसको V4 कहते हैं वो जब होता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 15, द प्लेस ही ब्लैंक द प्लेस अ फ्यू मंथ बैक। फ्यू मंथ बैक यानी कुछ महीने पहले की बात है, इसका मतलब पास्ट की बात है, और पास्ट में क्या होता है? पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, यानी विजिट के लिए यहाँ विजिटेड होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का होगा सी आंसर, ही विजिटेड द प्लेस अ फ्यू मंथ बैक, सिंपल पास्ट टेंस में होगा। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ही इज पुअर, कह रहा है कि चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ही इज पुअर। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में होना चाहिए था ट्रांसफॉर्म, चेंज के जगह जो वर्ड यूज होना चाहिए था वो होना चाहिए था ट्रांसफॉर्म, क्योंकि चेंज और ट्रांसफॉर्म अलग अलग है। ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लोग पढ़ते हैं ग्रामर में तो उसका अर्थ ये होता है कि हमारा सेंटेंस का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाए, लेकिन जो सेंटेंस का कंटेंट है यानी हमारा वाक्य का जो कहने की जो एक्सप्रेशन जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि ही इज पुअर, तो हम क्या कहें कि यह बात निकल के आ जाए कि वो गरीब है, लेकिन वाक्य कोई दूसरा हो जाए, तो यहाँ होगा ही इज पुअर। जब हम कहेंगे तो इसका मतलब होगा ही इज नॉट रिच। हम ये कह रहे हैं ही इज नॉट रिच, नेगेटिव सेंटेंस में भी चेंज करना है तो नॉट लगा होना चाहिए, तो सेंटेंस सही होगा 16 का ए होगा, अ वाला ऑप्शन होगा 16 अ। नेक्स्ट है रीड द पैसेज गिवन बेलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। फिर से एक है, और ए जो हमारा है पैसेज है दैट इज सीन पैसेज। मैं आपको बताया था कि सीन पैसेज और अनसीन पैसेज क्या होते हैं। अनसीन पैसेज होते हैं जो आपके बुक्स में नहीं दिए रहते हैं, आपने उसे पढ़ा नहीं है, कहीं से भी किसी भी सब्जेक्ट मैटर को डील करते हुए वो पैसेज दिए रहते हैं। लेकिन सीन पैसेज का मतलब हुआ कि वो आपके बुक में दी गई स्टोरीज या पोएम्स, कहीं से भी कोई एक एक्सट्रैक्ट होता है। एक्सट्रैक्ट मतलब किसी लॉन्ग पोएम या स्टोरीज का एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो यहाँ है ही फेल्ट टू मुस्टर अप करेज, और इस पूरे पैसेज को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो पैसेज है, यह जो एक्सट्रैक्ट है वो आपका टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का, जिसमें 2 स्टोरीज हैं। एक है हिज फर्स्ट फ्लाइट और उसी का दूसरा पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी का, जिसमें एक यंग सीगल है और वो डर से बिकॉज ऑफ फियर अपनी पहली उड़ान नहीं भर पाता है, उसके ब्रदर एंड सिस्टर उड़ान भर लिए रहते हैं और वह बेचारा अपने लेज में ही रह जाता है। डर के कारण वह करेज नहीं कर पाता, हिम्मत नहीं दिखा पाता, और उसके पेरेंट्स उसको बहुत बुरी तरह से डांटते हैं, अपब्रेड करते हैं, थ्रेटन करते हैं कि कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, स्टार्व कर जाओगे तुम, यानी भूख में रह जाओगे, मर जाओगे। अंततः वो यंग सीगल मुस्टर अप करेज करता है, यानी अपनी हिम्मत को जुटाता है और उड़ान भर लेता है। ये उस कहानी में है। अब यहां पूछ रहा है कि हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन। ही फेल टू मुस्टर अप है,
ही तो किसके लिए, यंग सीगल के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सी आंसर होगा। दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन रिटन बाई, इसका मतलब हुआ कि ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो एक अंश है, वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो राइटर का नाम बताना है उस स्टोरी का, तो उस राइटर के स्टोरी का नाम होगा लियाम ओ फ्लैचर्टी। ऑप्शन नंबर डी 18 का डी, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है नहीं, मुल्क राज आनंद है नहीं, जीएल फुलवेंटिस ने आपको जो लिखा है वो ए लेटर टू गॉड स्टोरी को लिखा है, इसलिए लियाम ओ फ्लैचर्टी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द वर्ड थ्रेटनिंग मीन हियर। थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है, फ्राइटनिंग, डराना का मतलब है। उसके पेरेंट्स उसको थ्रेटन करते हैं, डराते हैं, फ्राइटन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन होगा। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक। ऑटर, मिसबित द ऑटर चैप्टर का है। ऑटर किस तरह का दिखता है ये आपको बताना है, तो ये स्मॉल ड्रैगन की तरह दिखता है। व्हाट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा वेल्थ क्या होता है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे बड़ा वेल्थ, किसी भी कंट्री के लिए सबसे बड़ा वेल्थ, सबसे बड़ा जो धन होता है, जो उसकी संपत्ति होती है, ट्रीजर होता है, वो होता है उसके पीपल, उसके पीपल होते हैं। वहाँ के लोग अगर अच्छे ना हो तो बाकी की बाकी चीज़ें रखी रह जाएंगी। व्हाट वाज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम। द सरमन एट बनारस, द लास्ट चैप्टर, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का लास्ट चैप्टर है, उससे लिया गया है क्वेश्चन, और पूछ रहा है कि गौतम बुद्धा का अर्ली नेम यानी प्रारंभिक नाम क्या था। तो अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है और गौतम बुद्ध की आपने कहानी कोई सुनी होगी तो आपको निश्चित तौर पर याद होगा कि सिद्धार्थ नाम था उनका, बचपन का नाम सिद्धार्थ। लेकिन यहाँ दो ऑप्शन थोड़ा सा मैच कर रहा है, एक बी वाला और एक डी वाला। सिद्धार्था लिखा हुआ है, एक सिद्धार्थ लिखा हुआ है, तो क्या होगा, तो सिद्धार्था होगा, डी नंबर वाला ऑप्शन होगा सिद्धार्था, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा इस तरह का उच्चारण होता है। सिद्धार्थ हिंदी में उच्चारण होगा लेकिन इंग्लिश में सिद्धार्था होगा। द बेकर फ्रॉम गोवा वॉज कॉल्ड, है ना, गोवा के जो बेकर थे वो क्या कहलाते थे, तो एकदम झट से उत्तर आपको याद आ गया होगा कि पैडर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का ए, पैडर। व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी। आपकी बुक की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। एक और पोएम है फायर एंड आइस, वो भी लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन से दो कैरियर्स का यूज किया है जो पॉजिटिविटी को प्रेजेंट करते हैं, सकारात्मकता को प्रेजेंट करते हैं, तो वो है हैमलॉक ट्री एंड क्रो। क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन, हैमलॉक ट्री एंड क्रो। वाई शुड द टाइगर लर्किंग इन शैडो, अ टाइगर इन द जू, इस पोएम का है क्वेश्चन। तो कोई टाइगर शैडो यानी झाड़ियों में या छाया में क्यों पड़ा रहेगा, क्यों लेटा रहेगा, इसलिए लेटा रहेगा क्योंकि वो इंतजार कर रहा होगा टू कैच द डियर, टू कैच द डियर यानी किसी हिरन को पकड़ने के लिए। व्हाट वाज हॉरेस एलर्जिक टू। हॉरेस डैम्बी, ये आपका है एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट स्टोरी का ये है। तो हॉरेस डैम्बी जिसमें है वो एलर्जिक हैं, उन्हें एलर्जी है किसी से, तो फूलों की सुगंध से, स्मेल ऑफ फ्लावर से। क्वेश्चन नंबर 26 का बी आंसर होगा। एंड व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एडवाइस। फर्स्ट स्टोरी जो है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिसमें मिसेस पेम्फेरी है, एक डॉग है उनका ट्रिकी जिसका नाम है। ट्रिकी बीमार पड़ जाता है और मिसेस पेम्फेरी जो स्टोरी में नरेटर हैं जेम्स हैरियट, जो कि एक वेटरनरी सर्जन है, उनके पास अपने कुत्ते को इलाज करवाती है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि डॉक्टर जो है वो क्या एडवाइस करते हैं, तो कट हिज फूड एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ये दोनों होगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। यस, ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस होगा, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि कुत्ते को कम खाना दीजिए, ज़्यादा एक्सरसाइज करिए और स्ट्रिक्ट डाइट में रखिए, मतलब उसको खिलाइए, लेकिन क्या खिलाइए जो उसके सेहत को ठीक करे, उसको ज़्यादा मोटापा या फैट वाली चीज़ें ना खिलाएं, मोटा करने वाली चीज़ें ना खिलाएं। हु इज़ फॉलर इन द स्टोरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर में फॉलर कौन है, तो एक स्पाई है। स्पाई मतलब जासूस है, लेकिन सेक्रेट एजेंट भी तो यहाँ दिया है, सेक्रेट एजेंट भी उसको कहते हैं। 28 का होगा, सॉरी फॉलर के बारे में पूछ रहा है, सॉरी फॉलर एक राइटर है, फॉलर एक राइटर है। फॉलर जो है वो एक राइटर है और वो अपनी एक एडवेंचरस स्टोरी को लिखने के लिए ही जाता है
और उसे भेंट हो जाती है जासूसों से जो एक दूसरे को ट्वीट करते हैं। खैर, व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन? ग्रिफिन आपको याद होगा कि ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो आपकी बुक है, उसी बुक में एक स्टोरी है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें आया है। तो ग्रिफिन क्या था? एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था ही, इंजीनियर तो था नहीं, लॉलेस पर्सन भी था। वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था लेकिन कानून को नहीं मानने वाला व्यक्ति था। तो इसका ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। लॉलेस पर्सन भी था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। व्हाट डिड रामलाल डिमांड एज डॉरी? रामलाल, ये आपकी कहानी भोली कहानी का है कि वो डिमांड किस चीज़ का करते हैं, तो मनी मांगते हैं। वो शादी के समय जब वो भोली का चेहरा देखते हैं कि वो पॉक मार्क्स वाला दाग धब्बा है, तो उनको लालच हो जाता है। वो सोचते हैं कि यह सही समय है ब्लैकमेल करने का, और वो भोली के फादर से कहते हैं कि नहीं होगी यह शादी, और अगर शादी होगी तो 5000 रुपीज़ मुझे चाहिए, यानी मनी मांगते हैं वो। फिर आपका है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिर से आपको एक पैसेज दिया गया है और इसका आपको आंसर करना है। तो मुझे लगता है इसको आप पढ़ेंगे और करेंगे, बिकॉज मैं अगर लाइन बाय लाइन जाऊँ तो निश्चित तौर पे द लेंथ ऑफ द वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग। ऑलरेडी 27 मिनट हो चुका है। मैं सीधा आपको आता हूँ, आप इसको राइटिंग सेक्शन में देखिए। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स करना है। आपको एक लेटर लिखना है अपने यंगर ब्रदर को, जिसे एडवाइस देना है बैड कंपनी यानी बुरी संगति छोड़ देने के लिए। आपको इसमें करना क्या है कि लेटर के सही फॉर्मेट को यूज करते हुए आप बुरी संगति के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या क्या दिक्कत हो सकती है एक बैड कंपनी से, उस चीज़ को आपको डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद है राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर अरेंजिंग वोकेशनल क्लासेस, व्यावसायिक शिक्षा की क्लासेस को अरेंज करने के लिए आपको अपने हेडमास्टर को कहना है बाय एन एप्लीकेशन, राइटिंग एन एप्लीकेशन। फिर यहाँ आ जाता है ग्रामर का, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स गिवन बिलो। तो देखिए 42 में क्या होगा, ए का वी पे आवर टैक्सेस। टैक्स पे करना क्या है हमारे लिए, एक देश का अगर आप सच्चा नागरिक हैं तो बहुत आवश्यक कार्य है, और जब भी कोई आवश्यक कार्य का हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वहाँ मस्ट यूज करते हैं, यानी वी मस्ट पे आवर टैक्सेस होगा। आई लिफ्ट द बॉक्स, अगर आप किसी बक्से को उठा पा रहे हैं तो आप अपनी कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं, अपनी क्षमता दिखा रहे हैं, और क्षमता दिखाने के लिए कैन का यूज होता है, तो आई कैन लिफ्ट द बॉक्स। और कूड का यूज, जो एक ऑप्शन बच गया है, वो होता है पास्ट टाइम के एबिलिटी को दिखाने के लिए। प्रेजेंट में अगर कोई आपकी क्षमता है तो कैन का यूज होगा, और पास्ट में कोई क्षमता थी जो अब आप खो चुके हैं, उस कैपेसिटी को, उस एबिलिटी को आप खो चुके हैं, तो वहाँ कूड का यूज होगा। तो नंबर सी में होगा आई कुड रन फास्टर दैन व्हेन आई वाज अ बॉय। मतलब जब मैं एक लड़का था तो मैं तेज दौड़ सकता था। इसका मतलब यह है कि अब आप नहीं दौड़ सकते भाई। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। सी इज टू टायर्ड टू प्ले। अभी मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा था पहले, इसमें रिमूव टू कर देना है, यानी टू हट भी जाना चाहिए भाई, और सेंटेंस का जो मतलब है वो ज्यों का त्यों रहना चाहिए। तो टू हट जाएगा तो क्या होगा, सी इज टू टायर्ड टू प्ले, इसमें होगा सी इज सो टायर्ड दैट सी कैन नॉट प्ले। सी इज सो टायर्ड, सो लगाते हैं और फिर दैट लगाते हैं। सी इज सो टायर्ड दैट सी कैन नॉट प्ले। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव करना है, अ मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो इसको पूछेंगे कैन अ मैन लिव फॉर एवर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या कोई व्यक्ति हमेशा जीवित रह सकता है? इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति हमेशा जीवित नहीं रह सकता। तो अ मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर का होगा कैन अ मैन लिव फॉर एवर। कालिदास वॉज नॉट अ ग्रेट पोएट, चेंज इनटू असर्टिव। इसको असर्टिव में चेंज करना है कि कालिदास एक महान कवि नहीं थे। इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, यानी कथनात्मक। तो हम इसको सीधा यूज कर सकते हैं कि कालिदास was as simple a poet as other were या other was। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कालिदास was a simple poet। ग्रेट का अपोजिट वर्ड लगा देंगे सिंपल, सिंपल पोएट।
लिटरेचर में हम आते हैं और लिटरेचर का आपका है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ए वाला जो एक्सट्रैक्ट है वो बॉल पोएम का है और बॉल पोएम आप पढ़िए और उसके आधार पर जो क्वेश्चंस है उसको करना है। अगर अभी तक आपने सभी स्टोरी को कंप्लीट नहीं किया है तो एटलीस्ट सारे स्टोरीज का समरी, सारे पोएम्स का समरीज आप ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका इंग्लिश में स्कोर अच्छा नहीं होगा। एंड इन सारे सलाहों के साथ आई वुड लाइक टू स्टॉप माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।